नमस्कार। स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर कुलदीप आज की इस कक्षा में लेकर हाजिर हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज हम पढ़ने वाले हैं बीए प्रथम वर्ष द्वितीय स्तर हिंदी अनिवार्य विषय का जो आपका पाठ्यक्रम है उसकी पहली इकाई ध्रुवस्वामिनी नाटक, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। पाठ्यक्रम के हिसाब से यह पहली इकाई आपकी 36 अंकों की है और अब तक की जितनी भी कक्षाएं हमने ध्रुवस्वामिनी नाटक की पढ़ी हैं उन सब का संपूर्ण निचोड़ हम एक 15 से 20 मिनट की वीडियो में पढ़ लेंगे। इसमें मैंने अति लघुतरात्मक कुल 60 प्रश्न दिए हैं जो आसानी से 15 से 20 मिनट में कवर हो जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। एग्जाम में जो आपके छोटे प्रश्न यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, इन 60 प्रश्नों से बाहर मुझे नहीं लगता कि आपकी पहली इकाई से कोई प्रश्न आएगा, तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आराम से देखना है। आइए अब शुरू करते हैं ध्रुवस्वामिनी नाटक के छोटे प्रश्नों को। जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि आने वाली जो भी वीडियो अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचनाकार का नाम लिखिए। तो ध्रुवस्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावाद के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है, यह नाटक सबसे पहली बार जो प्रकाशित हुआ था वो किस सन में हुआ था? 1933 ईस्वी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का यह सबसे छोटा और उनका अंतिम नाटक है। ध्रुवस्वामिनी नाटक का पहली बार प्रकाशन किसने किया था, यानी कि इस नाटक का जो पहली बार प्रकाशन हुआ था वो किसने करवाया था? तो वो है भारती भंडार ने। अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाए कि ध्रुवस्वामिनी नाटक का प्रकाशन पहली बार कहाँ हुआ था, तो आपको आंसर लिखना है काशी में। अगला प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक में कुल कितने अंक हैं? जब हम नाटक को पढ़ते हैं तो देखते हैं नाटक के अंदर कुल 50 पेजों का ये नाटक है और 3 अंक हैं और ये 3 अंक 3 दृश्यों में विभाजित हैं। तो अतः नाटक के अंदर 3 अंक हैं और 3 ही दृश्य हैं। अगला प्रश्न देखो, ध्रुवस्वामिनी नाटक में किस राजवंश की कथा का वर्णन है? अगर आपको इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी है तो हम सुनते आए हैं कि भारतीय इतिहास में स्वर्णिम युग कहे जाने वाले गुप्त काल के जो सम्राट हुआ करते थे आर्य समुद्रगुप्त, यानी कि ये जो कथा है वो गुप्त वंश की है। समुद्रगुप्त के जो 2 पुत्र थे रामगुप्त चंद्रगुप्त, रामगुप्त ने जो राज किया था मगध पर 375 ईस्वी से लेकर के 380 ईस्वी तक, जयशंकर प्रसाद जी ने उन्हीं 5 सालों की अवधि को अपने नाटक ध्रुवस्वामिनी में समेटा है और यह नाटक उनकी ऐतिहासिकता के साथ साथ कल्पना का भी मिश्रण है। अगला प्रश्न है, सम्राट समुद्रगुप्त के कितने पुत्र थे? तो उनके 2 पुत्र थे। समुद्रगुप्त के दोनों पुत्रों के नाम बताइए। एक पुत्र का नाम है रामगुप्त और दूसरे पुत्र का नाम है चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो उनका नाम था रामगुप्त। ये वो रामगुप्त हैं जो कायर, भीरू, शराबी, डरपोक, विलासी प्रवृत्तियों के थे। अतः रामगुप्त के अयोग्य होने के कारण उनके पिता समुद्रगुप्त ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया क्योंकि वह अयोग्य था। समुद्रगुप्त के छोटे पुत्र का क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। रामगुप्त का जो छोटा पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, वह वीर, साहसी, निडर और सर्वगुण संपन्न व्यक्ति था। इन्हीं गुणों के कारण उनके पिता समुद्रगुप्त ने उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, किंतु बाद में गुप्त वंश के जो प्रधानमंत्री अमात्य यानी कि महामंत्री शिखर स्वामी थे, उन्होंने छल कपट के माध्यम से बड़े भाई की दुहाई देकर के रामगुप्त को सिंहासन पर बैठा दिया। अतः पारिवारिक कलह से बचने के लिए चंद्रगुप्त ने अपना जो सिंहासन पद था वो छोड़ दिया। 10वां प्रश्न है,
सम्राट समुद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी किसे चुना था? अभी मैंने बताया था कि उन्होंने अपने छोटे बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, और उसका कारण भी मैंने बता दिया था, क्योंकि वह सर्वगुण संपन्न था। एक राजा होने के जितने गुण एक व्यक्ति में होने चाहिए, वो सभी गुण सम्राट चंद्रगुप्त में थे। और इसका कारण ये भी था, वैसे देखा जाए तो पहले वाले जो भी राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपना जो उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र को घोषित करते थे, किंतु समुद्रगुप्त का जो बड़ा पुत्र रामगुप्त था वो अयोग्य था, विलासी, शराबी था। इस कारणवश से उन्होंने अपने बड़े पुत्र की जगह पर अपने छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के दो पुरुष पात्रों के नाम लिखिए। रामगुप्त, शिखर स्वामी। रामगुप्त वो गुप्त वंश का शासक है, और गुप्त वंश का जो महामंत्री, अमात्य या फिर प्रधानमंत्री वो शिखर स्वामी है। एक अन्य जो पुरुष पात्र वो चंद्रगुप्त भी है। इसके अलावा कुछ और भी पुरुष पात्र नाटक के अंदर दिए गए हैं। वो एक है शकराज, जो कि शक वंश का राजा है। इसके अलावा एक शकराज के दूत यानी कि संदेश वाहक हैं खिंगिल। एक पात्र और है पुरुष पात्र, उनका नाम है मिहिर देव। क्या नाम है? मिहिर देव। जिन बच्चों ने नाटक को अच्छे से पढ़ रखा है वो समझ गए होंगे मिहिर देव कौन था, सकराज कौन था, खिंगिल कौन था। प्रश्न संख्या 13 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के दो महिला पात्रों के नाम बताइए। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक की दो महिला पात्र हैं उनमें एक नाम है ध्रुव स्वामिनी खुद है, जिसको हम नाटक में ध्रुव देवी के नाम से भी देखते हैं, ध्रुव देवी। इसके अलावा एक पात्र कोमा है, जो अभी मैंने ऊपर नाम लिखा था सकराज का। शक वंश का जो राजा सकराज है उसकी जो प्रेमिका है, उसकी प्रेयसी है, उसका नाम कोमा है। और ध्रुव स्वामिनी जो है वो रामगुप्त की पत्नी है। ध्रुव स्वामिनी ही नाटक की नायिका भी है। इसके अलावा जो और महिला पात्र हैं उनमें नाम आता है मंदाकिनी का। ये मंदाकिनी वही है जो नाटक की शुरुआत में खड्गधारिणी का अभिनय करके, एक कुरूप सी स्त्री जो कृपाण लेकर के ध्रुव स्वामिनी के पीछे पीछे जाती है और वो गूंगी होने का अभिनय करती है, क्योंकि रामगुप्त ने ध्रुव स्वामिनी के मन में क्या चल रहा है चंद्रगुप्त के प्रति उन सबको जानने के लिए जासूसी के तहत खड्गधारिणी को उसके पीछे लगाया था। नाटक पढ़ते समय बाद में हमें पता चलता है कि ये जो खड्गधारिणी है वो रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन मंदाकिनी ही है। अगला प्रश्न है, कोमा के चरित्र की दो विशेषताएं बताइए। कोमा के चरित्र की जो दो विशेषताएं हैं वो एक तो निस्वार्थ प्रेमिका है, क्योंकि बिना किसी स्वार्थ के वो शक वंश के राजा शकराज से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। दूसरा पॉइंट है कोमलता और दया की मूर्ति है। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी के चरित्र की दो विशेषताएं बताइए। मंदाकिनी जब नाटक की शुरुआत में हम देखते हैं ना, तो वो एक राजभक्ति परक पात्र है, क्योंकि वह शुरुआत में राजा के कहने पे चलती है। इसी कारणवश वो खड्गधारिणी का अभिनय करके जासूसी करने के लिए ध्रुव स्वामिनी के पीछे पीछे जाती है। किंतु उस सीन के अलावा पूरा जो नाटक है उसमें मंदाकिनी एक राष्ट्रभक्त के रूप में उभर कर हमारे सामने आती है। उसके चारित्रिक जो दो विशेषताएं हैं उसमें एक तो वो कर्तव्यनिष्ठ है, अपने कर्तव्य का पालन पूरे नाटक में कर रही है। दूसरा है धार्मिक रूढ़ियों के विरुद्ध है। इसके अलावा अभी मैंने एक बताया था वो सच्ची देशभक्त है। प्रश्न संख्या 16 पढ़ते हैं, ध्रुव स्वामिनी नाटक के खल पात्रों के नाम बताइए। खल पात्र लिखा गया है, खल का मतलब होता है खलनायक। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं जो विलेन होते हैं उनको खलनायक कहा जाता है, तो इसी प्रकार से नाटक के अंदर जो खलनायक हैं वो रामगुप्त है, शिखर स्वामी है और शकराज है। रामगुप्त के चरित्र की दो विशेषताएं बताइए। रामगुप्त की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनमें वह निर्बल है, कायर है, इसके अलावा मद्यप यानी कि शराबी है, डरपोक है, सत्ता लोलुप यानी कि सत्ता का लालची है।
अगला प्रश्न है, रामगुप्त को कलियुग, कलियुग का अर्थ होता है नपुंसक या नामर्द, ये संज्ञा किसने दी थी? रामगुप्त को नाटक में बार बार एक शब्द का प्रयोग करती है ध्रुवस्वामिनी, वो शब्द है कलियुग, और ये शब्द का प्रयोग करता कौन है? वो है ध्रुवस्वामिनी, उनकी पत्नी। शिखर स्वामी के चरित्र की दो विशेषताएं बताइए। शिखर स्वामी नाटक में जो अमात्य होता है, अमात्य को हम प्रधानमंत्री या महामंत्री भी कहते हैं, वह बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। इसके साथ साथ वह नीति शास्त्र का भी ज्ञाता था और कूटनीतिज्ञ था, किंतु सबसे बड़ा इस नाटक में अगर वो दिखाया गया तो वो स्वार्थी है। अगला प्रश्न है, शकराज जो कि शकवंश का राजा है, उनके चरित्र की दो विशेषताएं बताइए। अभिमानी है और विलासी है, और सबसे बड़ी एक जो चारित्रिक विशेषता है इनकी, वो है प्रतिशोधी है, क्योंकि प्रतिशोध की जो ज्वाला शकराज के अंदर ही अंदर जलती रहती है। जयशंकर प्रसाद के अंतिम नाटक कृति थी ध्रुवस्वामिनी। हम बार बार ध्रुवस्वामिनी का जिक्र कर रहे हैं। ये जो नाटक है ये ध्रुवस्वामिनी के ही नाम पे रखा गया है, इसका नामकरण। नायिका प्रधान नाटक है। यहाँ पूछा गया है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक की जो नायिका है वो कौन है, तो वो ध्रुवस्वामिनी यानी कि ध्रुव देवी ही है। अगला प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी के चरित्र की दो विशेषताएं बताइए। अपूर्व सुंदरी, वो बहुत ज्यादा सुंदर थी। इसी कारणवश शकराज अपने संधि प्रस्ताव की पहली जो शर्त रखता है वो यही रखता है कि ध्रुवस्वामिनी मेरे पास भेज दो। और इसके अलावा द्वंद्वग्रस्त प्रेमिका है, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। कर्तव्यनिष्ठ है, इसके अलावा चंद्रगुप्त की प्रेरणादायक है। अगला प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी नाटक की कौन सी महिला पात्र आत्महत्या करना चाहती थी? जब नाटक में शकराज अपनी जो संधि की दो शर्तें गुप्त शिविर में भेजता है खिंगेल के माध्यम से, तो उसके बाद में रामगुप्त जो कि गुप्त वंश का शासक है और गुप्त वंश का जो प्रधानमंत्री है शिखर स्वामी, वो दोनों मिलकर के उसके संधि प्रस्ताव को मान लेते हैं। और संधि प्रस्ताव के मानने का कारण ये था क्योंकि रामगुप्त को पता चल गया था कि ध्रुवस्वामिनी उसके साथ विवाह करने के पश्चात भी चंद्रगुप्त से ही प्रेम करती है, और जो स्त्री दूसरे से प्रेम करती है वो किसी भी तरह से और कभी भी उनके लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इसके लिए वह एक ही चाल में अपने अंदर के शत्रु ध्रुवस्वामिनी और बाहर के शत्रु शकराज से बचना चाहता था। इसलिए वह शकराज की दोनों शर्तों को मान लेता है, और ये शर्तें मान लेने के बाद में ये बातें जब वह ध्रुवस्वामिनी को बताता है तो ध्रुवस्वामिनी बहुत गुस्सा होती है, और उसके बाद में वो उनके पैरों में गिर करके गिड़गिड़ाती है, अपने प्राणों की भीख मांगती है कि मेरी रक्षा करो। किंतु फिर भी रामगुप्त उसकी रक्षा नहीं करते हैं, और वह उसी समय आत्महत्या करने के लिए अपना जो कृपाण है उसको निकाल लेती है। और वो आत्महत्या करने वाली यहाँ पे महिला पात्र कौन है? ध्रुवस्वामिनी, जो कि नाटक की नायिका है। अगला प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी को आत्महत्या करने से कौन रोकता है? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त, जो कि नाटक का नायक है। चंद्रगुप्त की जो नाटक में एंट्री होती है वो इसी समय पे होती है। इससे पहले जब भी हम चंद्रगुप्त का नाम सुनते हैं तो किसी ना किसी पात्र के मुख से सुनते हैं, लेकिन पर्दे पे आप देखते हो तो इससे पहले चंद्रगुप्त नाटक में शारीरिक रूप से नहीं आता है, केवल वह दूसरे पात्रों के मुख पर ही विद्यमान होता है। प्रश्न संख्या 25 है, ध्रुवस्वामिनी नाटक का नायक किसे माना जाता है? तो जो नायक है वो चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त का छोटा पुत्र। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के चरित्र की दो विशेषताएं बताइए। चंद्रगुप्त की जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनमें वीर है, वो धीर है, साहसी है, पराक्रमी है, सच्चा प्रेमी है, देशभक्त है, राष्ट्र भगत है, और इसके अलावा वो सर्वगुण संपन्न है। प्रस्तुत नाटक में रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम था ध्रुवस्वामिनी, क्योंकि वह छल कपट के माध्यम से ही राज सिंहासन हथिया करके ध्रुवस्वामिनी से
विवाह करता है। इससे पहले जो ध्रुवस्वामिनी है वो चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता थी। वाग्दत्ता, ये जो वाग्दत्ता शब्द होता है ना, इसका अर्थ होता है वचन से दिया हुआ एक प्रकार का, आप कह सकते हो, विवाह। जिस प्रकार से पहले वाले राजा महाराजा या तो वो खुश होकर के या फिर विवश होकर के जैसे अपनी पुत्री या अपनी राजकुमारी को किसी दूसरे राजा के पुत्र या उसके राजकुमार के लिए समर्पित कर देते थे। इस प्रकार से वचन से किया हुआ एक प्रकार का विवाह, उसको हम बोलते हैं वाग्दत्ता। अगला प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी का पुनर्विवाह किससे होता है? यानी कि नाटक में ध्रुवस्वामिनी शुरुआत में रामगुप्त की पत्नी होती है, किंतु अंत में जब रामगुप्त मारा जाता है उससे पहले ही परिषद के निर्णय के अनुसार और जो पुरोहित होता है पंडित जी, उसके निर्णय के अनुसार इन दोनों का तलाक हो जाता है, रामगुप्त और ध्रुवस्वामिनी का। और उसके बाद में रामगुप्त के मारे जाने के पश्चात वह चंद्रगुप्त से विवाह कर लेती है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त किससे प्रेम करता था? चंद्रगुप्त ध्रुवस्वामिनी नाटक की नायिका से प्रेम करता था। अगला प्रश्न है, रामगुप्त से शादी होने के बाद भी ध्रुवस्वामिनी किससे मन ही मन प्रेम करती थी? शादी तो रामगुप्त ने उससे जबरदस्ती कर ली थी, किंतु फिर भी वह मन ही मन चंद्रगुप्त से प्रेम करती थी। प्रश्न संख्या 31 है, ध्रुवस्वामिनी नाटक के अनुसार चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता यानी कि उसकी मंगेतर कौन थी? तो वो है ध्रुवस्वामिनी। क्योंकि समुद्रगुप्त की विजय यात्रा के दौरान समुद्रगुप्त ने ध्रुवस्वामिनी के पिता को भी युद्ध में हरा दिया था, इसके अलावा सकराज को भी युद्ध में हरा दिया था। और विवश होकर के ध्रुवस्वामिनी के पिता ने जो पहले वागदान सकराज के लिए किया था, वागदान का मतलब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वचन से दिया, वचन से किया हुआ एक प्रकार का विवाह है। उसके पश्चात में उसने ध्रुवस्वामिनी को गुप्त वंश के लिए समर्पित कर दिया था। तो इस प्रकार से तब उनको लगता था कि जो उत्तराधिकारी है समुद्रगुप्त का वो चंद्रगुप्त है, और चंद्रगुप्त की जो मंगेतर यानी कि वाग्दत्ता थी वो है ध्रुवस्वामिनी। अगला प्रश्न है, सकराज की प्रेयसी यानी कि प्रेमिका का नाम क्या है? सकराज की जो प्रेमिका वो कोमा है। कोमा सकराज से बहुत ज्यादा प्रेम करती है, किंतु सकराज उसको सिर्फ अपनी विलास सहचरी ही समझता है। संधि प्रस्ताव में सकराज ने क्या शर्त रखी थी? शकवंश के जो राजा सकराज हैं उन्होंने संधि प्रस्ताव अपने संदेश वाहक यानी कि दूत खिंगिल के माध्यम से गुप्त शिविर में भेजा था। उसमें दो शर्तें थी। पहली जो शर्त थी उसकी ध्रुवस्वामिनी को उसे सौंप देने की, और दूसरी शर्त थी अपने सरदार या सामंतों के लिए मगध की जो भी स्त्रियां हैं, सामंतों की पत्नियां हैं, उनको। अगला प्रश्न है, रामगुप्त का अमात्य कौन था? अमात्य थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, प्रधानमंत्री या फिर महामंत्री। तो वो है शिखर स्वामी, जो कि नाटक में नीति शास्त्र, कूटनीतिज्ञ, बहुत बड़ा राजनीति का ज्ञाता और स्वार्थी सिद्ध होता है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में नीति शास्त्र का बृहस्पति किसे कहा गया है? नीति शास्त्र का जो बृहस्पति है वो शिखर स्वामी को कहा गया है। ये शिखर स्वामी वही हैं जिन्होंने छल कपट के माध्यम से रामगुप्त को बड़े भाई की दुहाई देकर के राज सिंहासन पर बैठा दिया था। शिखर स्वामी को नीति शास्त्र का बृहस्पति किसने घोषित किया था? तो ये केवल और केवल इस नाटक में रामगुप्त के लिए ही वह नीति शास्त्र का बृहस्पति है। शकराज के धर्माचार्य अर्थात गुरु का नाम बताइए। तो उनके जो धर्माचार्य गुरु हैं वो हैं मिहिर देव। ये वही मिहिर देव हैं जो शकराज की प्रेमिका कोमा के आप पिता तुल्य कह सकते हो, पिता भी कह सकते हो, जिसने उनको पाला था। अगला प्रश्न यही है, कोमा का जो पिता है, संरक्षक है, पालन पोषण करने वाला कौन है? वो आचार्य मिहिर देव है। आचार्य मिहिर देव नाटक में एक बहुत बड़े दार्शनिक हैं, संत हैं। ध्रुवस्वामिनी की रक्षा के लिए किसने शकराज के शिविर में जाने का निर्णय लिया? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त ने। क्योंकि जैसे ही रामगुप्त और शिखर स्वामी दोनों मिलकर के शकराज के संधि प्रस्ताव को मान लेते हैं, और उसके पश्चात में ध्रुवस्वामिनी की रक्षा करने के लिए चंद्रगुप्त वहां पे आ जाते हैं, और वो ध्रुवस्वामिनी की रक्षा और अपने राष्ट्र के गौरव के लिए
अपने पिता की जो गौरव था उसको बचाने के लिए ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण करके सकराज के महल में जाने की बातें करते हैं, किंतु ध्रुव स्वामिनी उसको अकेले को वहां पे नहीं जाने देती है। खुद भी वह सामंत कुमारों के साथ में चंद्रगुप्त के साथ शकदुर्ग में जाती है। शकदुर्ग का मतलब है यहाँ पे शक का किला, यानी कि सकराज का किला। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त सकराज के शिविर में किस वेश में गया था? वह ध्रुव स्वामिनी के वेश में गया था, यानी कि ध्रुव स्वामिनी बनकर ही वह सकराज के महल में गया था। प्रश्न संख्या 41, प्रस्तुत नाटक में महादेवी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इस नाटक में जो महादेवी शब्द है वो नाटक की नायिका ध्रुव स्वामिनी के लिए प्रयुक्त हुआ है। खिंगिल कौन था? मैंने पहले बता दिया खिंगिल के बारे में। खिंगिल सकराज का दूत था जो सकराज का संधि प्रस्ताव लेकर के गुप्त शिविर में जाता है। दूत का अर्थ होता है संदेश वाहक। अगला प्रश्न है, सकराज का वध किसने किया? तो सकराज का वध चंद्रगुप्त ने किया था। जब वह ध्रुव स्वामिनी के वेश में चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी दोनों जाते हैं सकराज के महल में, तब चंद्रगुप्त ने सकराज का वध किया था। नाटक के अंत में चंद्रगुप्त को मारने की कोशिश कौन करता है? इसका उत्तर है रामगुप्त। जब हम नाटक को पढ़ते हैं तो नाटक के अंत में जैसे ही सकराज का वध हो जाता है, उसके बाद में जितने भी सामंत कुमार और रामगुप्त के सैनिक थे वो ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त की तरफ चले जाते हैं, और जो शिखर स्वामी सबसे बड़ा सहयोगी था रामगुप्त का, वो भी, क्योंकि वो मौकाप्रस्त इंसान था, अवसरवादी था, इसलिए मौका दे करके वह भी उसके विरुद्ध यानी कि परिषद बुला लेता है, और जो परिषद उसका जो निर्णय करती है वो रामगुप्त के खिलाफ करती है। और साथ में जो पुरोहित होता है वह भी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त का तलाक करवा देता है। उसके पश्चात में जैसे ही रामगुप्त को यह महसूस होता है कि अब तेरा यहाँ पे कोई नहीं है, तो अपना कृपाण निकालता है और चंद्रगुप्त की हत्या करने के लिए उसकी तरफ भागता है। इतने में ही पीछे से आकर के एक सामंत कुमार ने उसकी हत्या कर दिया, यानी कि उसका वध कर दिया। अगला प्रश्न है, रामगुप्त का वध किसने किया? तो इसी समय पे रामगुप्त का जो वध किया था वो एक सामंत कुमार ने किया था। प्रश्न संख्या 46, ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल कितने गीत गाए गए हैं? नाटक के अंदर जो गीतों की संख्या है वो कुल मिलाकर के 4 गीत हैं। अगला प्रश्न है, नाटक के पहले अंक में किसने गीत गाया था? जो नाटक का पहला अंक होता है उसमें रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन मंदाकिनी ने गीत गाए थे, और नाटक का जो दूसरा अंक है उसमें सकराज की प्रेमिका कोमा के गीत दिखाए गए हैं। नाटक के दूसरे अंक में किसने गीत गाया था? तो वो है कोमा। प्रश्न संख्या 49, मंदाकिनी कौन थी? मंदाकिनी रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन थी। मंदाकिनी और कोमा कैसे पात्र हैं? जयशंकर प्रसाद ने जो ध्रुव स्वामिनी नाटक लिखा है वैसे तो ऐतिहासिकता के आधार पर उसके पात्र उठाए गए हैं, किंतु कुछ उसने काल्पनिक पात्र शामिल करके, जैसे मंदाकिनी और कोमा दोनों काल्पनिक पात्र हैं, इनको शामिल करके नाटक के अंदर जो रोचकता है वो और बढ़ाती है। और जो मंदाकिनी और कोमा दोनों की दोनों पात्र नाटक में गतिशीलता प्रदान करते हैं और नाटक को रोचक बनाए रखते हैं। रामगुप्त किसकी सहायता से सिंहासन पर बैठा था? क्योंकि आर्य समुद्रगुप्त ने अपना जो उत्तराधिकारी था वो चंद्रगुप्त को घोषित किया था, किंतु समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात छल कपट के माध्यम से बड़े भाई की दुहाई देकर के शिखर स्वामी ने रामगुप्त को सिंहासन पर बैठा दिया था। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी की जासूसी करने वाली खड़गधरणी वास्तव में कौन थी? जो शुरुआत में नाटक में हम देखते हैं खड़गधरणी ध्रुव स्वामिनी के पीछे पीछे जाती है उसकी जासूसी करने के लिए, नाटक के बाद में हमें पता चलता है कि ये जो खड़गधरणी थी वो रामगुप्त और चंद्रगुप्त की बहन मंदाकिनी ही थी। नाटक में एक गीत है, यह कसक अरे आंसू सहजा, यह किसने गाया है? तो यह गीत मंदाकिनी ने गाया है, क्योंकि नाटक के अंदर पहला जो अंक है उसमें मंदाकिनी के गीत हैं और दूसरा अंक है उसमें कोमा के गीत हैं।
जीवन विश्व की संपत्ति है, किसका कथन है? जब ध्रुव स्वामिनी उसको लगता है कि रामगुप्त उसकी सहायता नहीं करने वाला है, उसकी रक्षा नहीं करने वाला है, तो वह यह कहती है कि सकराज के महल में जाने से पहले ही मैं अपने आप को खत्म कर लेती हूँ। इसके लिए वह कृपाण निकालती है और आत्महत्या करने की जब कोशिश करती है तो एकदम से वहां पे चंद्रगुप्त आते हैं और उसको समझाते हुए कहते हैं कि महारानी जी, ये जो जीवन है ये हमारा नहीं है, यह विश्व की संपत्ति है। इस कारणवश उसके बाद में ध्रुव स्वामिनी आत्महत्या करने से रुक जाती है। यानी कि ये जो कथन है जीवन विश्व की संपत्ति है, ये चंद्रगुप्त के हैं, जो कि नाटक के नायक हैं। शव सत्तन के लिए कौन आता है? पहले तो आप इस शव सत्तन का अर्थ समझो। इसका अर्थ होता है शुभ कार्य, कल्याणकारक कह सकते हो, या फिर मंगलप्रद। यानी कि एक प्रकार से जो धार्मिक कार्य जो अशुभ बातों का नाश करके शुभ कार्य के लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ जो शव सत्तन शब्द प्रयोग किया गया है, जब नाटक में सकराज के महल में हम देखते हैं, नाटक के अंत में जितने भी सैनिक होते हैं, सामंत कुमार होते हैं, यहाँ तक कि सकराज, कोमा और मिहिर देव मारे जाते हैं, उनका सबका जो नरसंहार होता है, और उसके बाद में उसकी शुद्धि के लिए और उसको शांत करने के लिए जो पुरोहित आता है वो एक हवन करता है, और उसी हवन के लिए हमने यहाँ पे शव सत्तन शब्द प्रयोग किया है। और शव सत्तन के लिए आता कौन है? पुरोहित। ये वही पुरोहित है जिन्होंने रामगुप्त और ध्रुवस्वामिनी की शुरुआत में तो शादी करवाई थी और अंत में उसका तलाक करवाया था, क्योंकि पुरोहित को पंडित जी कहते हैं हम। अगला प्रश्न है, दोनों ओर से घिरा रहने पर शिविर और भी अधिक सुरक्षित है, यह कथन किसका है? जैसे ही रामगुप्त को यह समाचार मिलता है कि सकराज ने गुप्त शिविर को दोनों तरफ से घेर लिया है, उसके बाद में भी जो विलासी राजा है रामगुप्त, वो कहता है शिखर स्वामी को कि दोनों ओर से घिरा रहने पर शिविर और भी ज्यादा सुरक्षित है। ये जो कथन है वो रामगुप्त का है। अगला प्रश्न है, मिहिर देव के अनुसार नील लोहित रंग का धूमकेतु क्या संकेत कर रहा था? यहाँ एक शब्द दिया गया है धूमकेतु। धूमकेतु वे होते हैं जो सौर मंडल में धूल, जो डस्ट होती है, बर्फ गैस के बने बने छोटे छोटे पत्थर या छोटे छोटे खंड होते हैं, उनको धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु अविचल भाव से शक दुर्ग की ओर भयानक संकेत कर रहा है। ये उस समय की बातें हैं जब सकराज अपनी जो प्रेमिका है कोमा की उपेक्षा करता है, क्योंकि उसको समाचार मिलता है कि ध्रुव स्वामिनी उसके लिए आ रही है। तो वहां पर कोमा के जो पिता हैं, पिता तुल्य हैं मिहिर देव, वो भी आ जाते हैं और आसमान में उस धूमकेतु की ओर इशारा करते हुए शक वंश का जो अमंगल है उसकी भविष्यवाणी करते हैं मिहिर देव। ये उस समय की बातें हैं। अगला प्रश्न है, अमात्य तुम गौरव किसे कहते हो? यह कथन किसका है? अमात्य जब गौरव की बातें करता है, अमात्य का अर्थ यहाँ पे शिखर स्वामी से है। तो ये जो कथन है वो नाटक के नायक चंद्रगुप्त का है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने अपने अधिकार क्यों छोड़ दिए थे? क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपना जो उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त को घोषित किया था, और उसके बाद में जो उसकी वाग्दत्ता ध्रुव स्वामिनी, यानी कि चंद्रगुप्त ने अपना राज सिंहासन के साथ साथ में जो अपनी वाग्दत्ता ध्रुव स्वामिनी थी उसको भी छोड़ दिया था। और उसके पीछे का कारण यही था कि वो नहीं चाहता था कि किसी भी प्रकार का पारिवारिक कलह हो। इसका उत्तर होगा पारिवारिक कलह के कारण। अंतिम प्रश्न है, नाटक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नाटक को अंग्रेजी में ड्रामा कहते हैं। नाटक संस्कृत की किस धातु से बना है? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो नाटक संस्कृत की नट धातु से बना है। और नट ये वो होते हैं जो गांव में नुक्कड़ चौराहों पे नाटक दिखाने वाले होते हैं ना, जो दर्शकों का, बच्चों का मनोरंजन करते रहते हैं। कभी रस्सी पे चल के, कभी कोई और खेल दिखा दिया, तो इनको नट बोला जाता था। और ये जो नट होते हैं वही नाटक के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, और इसी नट के आधार पे नाटक नाम पड़ा। इस सीरीज की अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे, आपको पूरे ध्रुव स्वामिनी नाटक के जितनी भी सह प्रसंग व्याख्याएं हैं
केवल एक सप्रसंग व्याख्या से ही बता दूंगा कि वो किस प्रकार से आपको करनी है। आपको पूरा नाटक उसकी सप्रसंग व्याख्या पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। केवल एक प्रश्न से, सिर्फ 10 मिनट का प्रश्न होगा, उस 10 मिनट की कक्षा से मैं आपको समझा दूंगा कि किस प्रकार से आपको प्रसंग लिखना है, किस प्रकार से व्याख्या लिखनी है और किस प्रकार से विशेष की जगह साहित्यिक सौंदर्य लिखना है। क्योंकि जब भी हम किसी भी गद्यांश की कह लो या फिर पद्यांश की कह सकते हैं, तो उसके लिए 3 बातें महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहले होता है उसका प्रसंग, और दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं व्याख्या, या फिर इसको हम सरलार्थ भी कह देते हैं। और तीसरे नंबर पे जो लगभग सभी किताबों में दिखाया गया है वो होता है विशेष, किंतु हम यहाँ पे विशेष नहीं करेंगे, विशेष की जगह साहित्यिक सौंदर्य करेंगे। प्रसंग के भी हम 3 सब पॉइंट बनाएंगे, क्योंकि ये जो 3 बिंदुओं में अलग अलग बांटेंगे, आपको किसी भी किताब में कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। 3 बिंदुओं में हम प्रसंग को बांट देंगे और 6 बिंदुओं में हम विशेष की जगह पे साहित्यिक सौंदर्य लिखेंगे। साहित्य के सौंदर्य जो आपको किसी भी किताब में, किसी भी पुस्तक में इस प्रकार से गद्यांश या फिर पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या नहीं मिलेगी। केवल 10 से 12 मिनट की उस कक्षा में, जो आने वाली हमारी कक्षा है, उसमें आप समझ पाओगे कि चाहे कहीं भी किसी भी हिंदी के अंदर जो विधाएं हैं, नाटक है, कविता है, कहानी है, उपन्यास है, किसी भी विधा के अंदर आप देखोगे तो उसकी जो सप्रसंग व्याख्या होती है, उसके मैं आपको बहुत सारे कॉमन पॉइंट बताऊंगा जो हर जगह आपको वही लिखने होते हैं, बार बार वही आते हैं। तो उसके लिए आप अगली कक्षा जरूर देखना। आज की कक्षा का समापन यही होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।